नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश महरिया क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, तो राजस्थान पुलिस विशेष जो हमारा सिलेबस पाठ्यक्रम चल रहा था, भाग ब के अंतर्गत भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, उसी के क्रम में हमारे सिलेबस के अनुसार आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना की। जी हां दोस्तों, प्रस्तावना अपने आप में अनेक विशेषताओं को समेटे हुए है और इसीलिए भारतीय संविधान का सार, भारतीय संविधान की कुंजी, भारतीय संविधान का दर्पण, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। तो बिना समय गवाए आज हम बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में। तो देखिए दोस्तों, बोर्ड पर भारतीय संविधान की पूरी प्रस्तावना का वर्णन है, तो मैं एक बार आपको पढ़कर पूरी प्रस्तावना सुनाता हूं और फिर हम बात करेंगे कि इस भारतीय प्रस्तावना से किस किस प्रकार के सवालों का निर्माण होता है और किस किस प्रकार के एग्जाम में हमसे सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप तैयार हैं दोस्तों? तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने ये पूरे प्रस्तावना मैंने बोर्ड पर लिखी है। अब आपके मन में विभिन्न प्रकार के विचार आ रहे होंगे। एक बार मैं आपसे पूछूं कि इस भारतीय प्रस्तावना को देखकर आपको किस किस प्रकार के सवाल महसूस हो रहे हैं कि इस प्रकार के सवाल बनते हैं, आपसे पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आपने पूर्व में प्रस्तावना पढ़ रखी है तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि आप सवालों का अनुमान सही और सटीक लगा पा रहे हैं। लेकिन यदि आपने प्रस्तावना नहीं पढ़ रखी है तो परंपरागत जो पुराने जमाने से सवाल चले आ रहे हैं वही सवाल आपके दिमाग में है। जैसा उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, कब प्रस्तुत किया, पारित कब हुआ, ये सवाल दोस्तों पुराने हो चुके हैं। वर्तमान संदर्भ में नए सवाल जो हमारी आंखों के सामने होते हैं वो हमसे पूछे जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर हमारे सामने ऐसे सवाल लेकर आता है जो आपने कहावत तो सुनी होगी कि आंखों से काजल चुराना। जी हां दोस्तों, आपने पढ़ा जरूर है लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया और वहीं से एग्जामिनर ने आपके लिए सवाल बना लिया। तो देखिए, इस प्रस्तावना से किस किस प्रकार के सवाल और कितने सारे सवाल बनते हैं, आज हम उन सभी पर चर्चा करते हैं। दोस्तों शुरू करें। दोस्तों देखो, सबसे ही पहला सवाल जो इस प्रस्तावना से बनता है, हम इसको 3 चरणों में पढ़ेंगे। पहला, जो इसकी पृष्ठभूमि है उसके बारे में बात करेंगे। फिर दूसरा, जो आपके सामने वर्णित है वो। तीसरा, इससे परे जाके किस प्रकार के सवाल बनेंगे, वे तीनों। ठीक है दोस्तों, तो पहला स्ट्रक्चर यानी कि जो इसका बेस, आधार वगैरह है, पृष्ठभूमि है, हम उसको बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले वर्तमान में जो सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं वो ये सामने आपको जो प्रस्तावना दिख रही है इसी में से सवाल पूछे जाते हैं। अब देखिए कैसे। सबसे पहले आपसे यही पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द कौन से हैं। तो प्रारंभिक शब्द कौन से हैं, या भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभ किन शब्दों से होता है।
हम भारत के लोग। देखिए दोस्तों, बहुत सी बार आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि हम भारत के लोग शब्द कहां वर्णित हैं। भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान के भाग 1 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में, प्रस्तावना में। तब आपका आंसर क्या होगा? प्रस्तावना में। एकदम सटीक। भारतीय संविधान में भी है, लेकिन भारतीय संविधान में कहां है? प्रस्तावना में। इसलिए ऑप्शंस पूरे पढ़ने चाहिए। पहला ही ऑप्शन भारतीय संविधान होता है और हम कर टिक करके उसको आ जाते हैं, गोला भर देते हैं और बाद में घर आके देखते हैं, ओहो ये तो गलत हो गया। देखो दोस्तों, ऐसी गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि एग्जाम में अधिकतर बच्चे जो रहते हैं 0.25, 0.50, लास्ट टाइम बी पार्ट के अंदर बहुत सारे बच्चे इसी प्रकार से फेल हुए थे। तो वो मेरी बात अच्छे से समझ पा रहे होंगे। देखो दोस्तों, इस प्रकार की गलती हमें इस बार बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। तो देखिए, हम भारत के लोग शब्दों से प्रस्तावना का प्रारंभ होता है। तो प्रस्तावना की अंतिम शब्द कौन से हैं? तो अंतिम शब्द आपके सामने आ जाएगा कि आत्म अर्पित करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये अंतिम शब्द हो गए। इसके अतिरिक्त हम भारत के लोग शब्द ये हमने कहां से लिए हैं? तो ये हमने लिया है दोस्तों अमेरिका से। कहां से लिया है? अमेरिका से। और यदि मैं बात करूं कि हमने पूरी प्रस्तावना कहां से ली है, तो वो भी हमने कहां से ली है? अमेरिका से। इसी के साथ प्रस्तावना की भाषा की यदि मैं बात करूं, तो प्रस्तावना की भाषा हमने कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है दोस्तों। कहां से ली है? प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है और प्रस्तावना हमने अमेरिका से ली है। और हम भारत के लोग शब्द भी हमने कहां से लिया है? अमेरिका से। देखो दोस्तों, वी द पीपल ऑफ डेस डेस डेस, यानी कि इसके बाद में यहां पर वहां अमेरिका लिखा हुआ है और हमारे भारत में इंडिया लिखा हुआ है। हमारी मूल प्रस्तावना अंग्रेजी में लिखित है दोस्तों। मूल प्रस्तावना इंग्लिश में लिखी गई है, बाद में इसका हिंदी में रूपांतरण किया गया है दोस्तों। तो ये सबसे ज्यादा वर्तमान में पूछे जाने वाला सवाल है। इसका कारण भी है, आपको पता है चाइना और भारत के बीच में क्लेश चल रहा है एक तरीके से। क्यों? कई लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं, कई देश चिंता जाहिर कर रहे हैं कहीं युद्ध नहीं हो जाए, और ऐसी परिस्थितियों में अमेरिका कह रहा है कि हम भारत के साथ हैं। तो देखिए दोस्तों, हाउडी मोदी आपका जो है टेक्सास अमेरिका में एक शो हुआ था, मैं बात करूं तो वहां पर भी अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह कहा था कि भारतीय और अमेरिकी भाई भाई हैं, समान हैं, क्योंकि भारतीयों और अमेरिका के लोगों के संविधान की शुरुआत भी हम भारत के लोग शब्दों के साथ होती है। मतलब वी द पीपल ऑफ लोगों के साथ होती है। वी द पीपल, यानी कि वी द पीपल ऑफ अमेरिका, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इन शब्दों के साथ शुरुआत होती है। इसलिए क्या है? हम भाई भाई हैं, ठीक है दोस्तों। ये राजनीतिक बातें हैं हालांकि, ठीक है। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए और विभिन्न तरीकों से ये इस प्रकार की जो है बयानबाजी वगैरह होती रहती है। आप देखिए, आगामी आने वाले जो राष्ट्रपति के चुनाव हैं वे अमेरिका में भारतीयों पर ही निर्भर करते हैं कि वहाँ का आगामी राष्ट्रपति कौन होगा। और इसी कारण मैं आपको बता दूं, इस प्रकार के राजनीतिक जो प्रोपगेंडे चलते रहते हैं, भले ही सरकार किसी की भी हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, उधर किसी और की हो। आपको पता है ये दौर राजनीति का दौर है और इसे कलयुग कहते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों, आगे हम बात करें। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब हम यहां से एक एक शब्द को पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हमसे पूछा जाता है कि इस शब्द का अर्थ क्या है। पहली बात तो ये बता दूं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये शब्द कहना क्या चाहते हैं? देखिए दोस्तों, ये शब्द भारत की प्रकृति को इंगित करते हैं। यानी कि भारत की प्रकृति कैसी है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यानी कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। आपसे पूछेगा भारत की प्रकृति है,
तो आपको यह आंसर पूरा का पूरा लाइन में देना है। अब यहां अगर हम बात करें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब यह होता है दोस्तों कि भारत अपने सभी प्रकार के निर्णय लेने में स्वतंत्र है, चाहे वो आंतरिक हो चाहे वो बाह्य निर्णय हो। यानी कि वर्तमान में हमारे साथ चाइना के साथ टकराव की स्थिति है, उत्पन्न हो गई है, तो हम हमारा निर्णय करने में सक्षम हैं। हमें किसी राष्ट्र की आवश्यकता नहीं है कि कोई राष्ट्र हमारे ऊपर दबाव दे, वो कहे वैसा हम करें। जी नहीं, हमारी जैसी विदेश नीति हम बनाना चाहते हैं, जैसी पॉलिसीज का हम निर्माण करना चाहते हैं हमारे राष्ट्र के अंदर और हमारे राष्ट्र के बाहर, वैसा भारत करने के लिए स्वतंत्र है। वो किसी भी बाह्य शक्ति के अधीन नहीं है, किसी देश का गुलाम नहीं है। आगे हम बात करें समाजवादी। देखो दोस्तों, हमारे यहां पर मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। हालांकि समाजवादी शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था और जो तत्कालिक इंदिरा गांधी की जो सरकार थी, उन्होंने ये समाजवादी और पंथ निरपेक्ष दो शब्द भारतीय प्रस्तावना में जोड़े थे। लेकिन हमें जो यहाँ पढ़ना है समाजवादी, अर्थात समाजवादी 12th क्लास की जो बुक है उसके अंदर ये स्पेशली बताया गया है। समाजवादी शब्द का जो अर्थ दिया गया है राजस्थान बोर्ड की में, उसमें कहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाना और समाज के कमजोर वर्गों को, कमजोर एवं पिछड़े वर्गों का विकास करना। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में हम बात करें पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष अर्थात भारत देश का कोई भी धर्म नहीं होगा, लेकिन इसका अर्थ ये कदर नहीं है कि भारत में रहने वाले लोग धर्म का अनुसरण नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं दोस्तों। यानी कि देश का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन भारत देश सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा, जिससे प्रत्येक धर्म अपना प्रचार प्रसार कर सके। ठीक है, इसकी उसे स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार जब हम पढ़ेंगे, इसके संदर्भ में वहां हम अधिक चर्चा करेंगे दोस्तों। देखिए आगे हम बात करते हैं लोकतंत्रात्मक। देखो दोस्तों, हमारे यहां लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, यानी कि हमारे यहां पर जनता की प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से शासन में भागीदारी होती है। अप्रत्यक्ष रूप से इसलिए दोस्तों क्योंकि हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि संसद में बैठते हैं या राज्य विधानमंडल में बैठते हैं और वे ही हमारे लिए कानून का निर्माण करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से तब होता दोस्तों जब हम खुद सभी लोग मिलकर, जैसा एक वोटिंग होती है कि भाई ये कानून लागू होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो जब जो एक प्रतिशत निर्धारित किया जाता है, अगर वोटिंग उसके जैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण आप स्विट्जरलैंड से समझ सकते हैं। स्विट्जरलैंड में लोगों की राय जानी जाती है जब भी किसी कानून का निर्माण किया जाता है, तो वहां पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र में भागीदारी है। हमारी लोकतंत्र में अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी है। हालांकि हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही हमारे ऊपर शासन करते हैं दोस्तों। ठीक है। गणराज्य। गणराज्य शब्द का अर्थ यह है दोस्तों, हमारा जो राष्ट्राध्यक्ष है अर्थात हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो वंशानुगत ना होकर निर्वाचित होते हैं। तो आपसे सीधा सवाल पूछेगा गणराज्य का अर्थ है, गणराज्य का अर्थ है किसी राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है। ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बात करें। अब इसी को देखो दोस्तों, कई बार वो क्रम में भी पूछ लेता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, इसे आप क्रम से लिखे। और RS 2013 के अंदर इस प्रकार का सवाल पूछा भी गया है। ठीक है। हम भारत के लोग, ये आपको मैं रीट वगैरह में काफी बार पूछा गया है, पटवार में भी पूछा गया है, आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में भी एक बार ये पूछा गया है, तो सवाल यहां से बनते हैं। इसके बाद में बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है दोस्तों। अब इसके अंदर देखो दोस्तों, मैं इसमें से कुछ शब्द मिटा देता हूं जो हमारे काम के नहीं हैं, लेकिन फिर भी काम आएंगे, अभी बाद में मिटाएंगे उनको। देखिए, बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, अर्थात आपसे सीधा पूछा जाएगा कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है, तो पहला ही हमारा आंसर होगा 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। पहला है सामाजिक, दूसरा है आर्थिक और तीसरा है राजनीतिक। यानी कि हमारे यहां प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? 3 प्रकार के। ठीक है दोस्तों, आप आंसर दे सकते हैं। यही आपसे सवाल जो है फर्स्ट ग्रेड 2015 का जो राजनीति विज्ञान का पेपर था उसमें सीधा सा पूछ लिया गया। इससे पहले भी यह सवाल पूछा जाता रहा है।
ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार पूछा गया। इससे पहले आरएस वगैरह के एग्जाम्स में पूछा गया था, लेकिन अभी लेटेस्ट 2015 में पूछा गया और उसके बाद में ये सवाल अब जो पूछे जाने की संभावना, प्रबल संभावना है, क्योंकि इसके बाद एसआई सब इंस्पेक्टर 2018 में भी इससे संबंधित सवाल पूछ लिया गया और आपका एचएम में भी प्रस्तावना से संबंधित सवाल पूछा गया, रीट में भी प्रस्तावना से संबंधित सवाल पूछा गया। तो देखिए दोस्तों, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें वर्तमान में प्रस्तावना से सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए, यदि आपके एग्जामिनर सवाल बनाएगा तो एक सवाल यहां से कंफर्म है। इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं 3 प्रकार का न्याय। अब इसको याद कैसे रखेंगे, क्योंकि एग्जामिनर यह भी पूछता है कि प्रस्तावना में निम्न में से कौन से 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। तो हमें याद रखना है, देखो, व्यक्ति सबसे पहले कहां पैदा होता है? समाज में। फिर वो क्या आर्थिक क्रियाएं करता है, अर्थात पैसा कमाता है। फिर वो कहां जाता है? राजनीति में। याद हुआ नहीं हुआ? दोबारा देख लीजिए। व्यक्ति समाज में पैदा हुआ, उसने आर्थिक क्रियाकलाप किए और फिर वो राजनीति में गया। आसानी से याद हो जाएगा कि न्याय के 3 प्रकार हैं। इसके बाद में आपसे पूछ सकता है कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की है। तो दोस्तों, स्वतंत्रता 5 प्रकार की उल्लेखित है प्रस्तावना के अंतर्गत। अब प्रस्तावना के अंतर्गत 5 प्रकार स्वतंत्रता कौन कौन सी है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। देखिए दोस्तों, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपकी प्रस्तावना में उल्लेखित है। लेकिन एग्जामिनर आपसे पूछेगा इसे सही क्रम में लिखिए, तब आप कैसे लिखेंगे? देखिए दोस्तों, इसको भी याद करने का सामान्य, देखो, बेसिक कंसेप्ट आपको याद करने हैं। ट्रिक्स वहीं यूज करेंगे हम जहां पर हमें लंबी चौड़ी कहानी अगर किसी चीज की याद करनी है तो वहां ट्रिक कारगर होती है। हर जगह अगर हम ट्रिक लगाएंगे तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाएंगे, ट्रिक किसकी थी किसकी नहीं थी। क्यों? उसके लिए भी आपको सारी ट्रिक्स रटनी पड़ेंगी दोस्तों, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट आपके दिमाग में अधिकांश तौर पे कंसेप्ट हमेशा, जैसे आप सवाल देखेंगे कंसेप्ट क्लिक होगा, आपका आंसर राइट होगा। कैसे? देखो, सबसे पहले मन में क्या प्रकट हुए? सबसे पहले मन में क्या आए? विचार। फिर हमने उनको क्या किया? अभिव्यक्त, सामने वाले को बोला, ठीक है। सबसे पहले मन में क्या है? विचार। फिर हमने क्या किया? अभिव्यक्त। इससे सामने वाले को क्या हुआ? विश्वास। और उसका विश्वास किस में है? धर्म में। तभी तो वो क्या करता है? उपासना। आसानी से याद रख सकते हैं। आपके मन में क्या है? विचार। आपने क्या किया? अभिव्यक्त। इससे आपके दोस्त को क्या हुआ? विश्वास। और उसका, आपके दोस्त का विश्वास किस में है? अपने धर्म में। तभी तो वो क्या करता है? मंदिर जाता है, पूजा अर्चना करता है, उपासना करता है, ठीक है दोस्तों। अब देखो, आगे हम बात करें प्रतिष्ठा और अवसर की समता। यानी कि हमारे संविधान में क्षमता कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी है? प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता, ठीक है। हमारे यहां 2 प्रकार की क्षमता का उल्लेख है, प्रतिष्ठा और अवसर की। देखो दोस्तों, प्रतिष्ठा और अवसर, देखो, अवसर की समानता की यदि हम बात करें तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, भारतीय संविधान की भाग 3 अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के अवसरों में समानता प्रदान की गई। यानी कि सरकारी नौकरियों में सभी को समान रूप से प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा, इसका उल्लेख वहां पर किया गया है दोस्तों। अब हम आगे बात चलते हैं दोस्तों, प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा। देखिए दोस्तों, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। तो अर्थात बंधुता भी कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? देखिए दोस्तों, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, अगर आप व्यक्ति की गरिमा का आदर करेंगे तभी राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित रहेगी। यदि आप व्यक्ति की गरिमा का आदर करेंगे तभी राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित रहेगी। क्यों? यदि आपने व्यक्ति की गरिमा का आदर नहीं किया, उसके साथ किसी प्रकार का अपराध किया, तो वो भी क्या होगा? कुंठित हो जाएगा। और अगर आप उसे बार बार परेशान करेंगे तो वो एक दिन ऐसा कार्य कर देगा जो आपने कभी एक्सेप्ट, यानी कि आपने कभी सपने में सोचा भी नहीं होगा। तो इससे क्या होगा? राष्ट्र की एकता और अखंडता पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। आपने देखा होगा समाज में कुछ लोगों को इतना दबाया जाता है कि अंत में वे अपराधी बन जाते हैं। तो वो इसी कारण होता है कि उन्हें इतना प्रताड़ित किया जाता है
कि उस व्यक्ति की गरिमा का आदर ना करके उसे प्रताड़ित किया जाता है, जिससे फिर वो क्या होता है, राष्ट्र की एकता और अखंडता पर खतरा उत्पन्न हो गया। यानी कि अपराधी बनने के बाद वो हमारे लिए, सबके लिए खतरा ही तो है। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से आप कंसेप्ट से याद रख सकते हैं। इसके बाद में हम बात करें, दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949। देखिए दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण सवाल है ये, आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रस्तावना के अनुसार संविधान के लागू होने की तिथि क्या है। तो प्रस्तावना के अनुसार संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। लेकिन वास्तव में भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ये दोनों चीजें याद रखनी। यदि उसने प्रस्तावना मेंशन किया है तो आपका यही आंसर राइट होगा, और यदि उसने प्रस्तावना मेंशन नहीं किया है तब आपका आंसर 26 जनवरी 1950 राइट होगा दोस्तों। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों। अब आजकल वर्तमान में ये सवाल उसने पूछना बंद कर दिया है, लेकिन हमारे यही सवाल पूछे जाने की संभावनाएं ज्यादा हैं। लेकिन फिर भी आप हिंदी महीने में इसे याद रखें। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। दोबारा देखिए, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। देखो दोस्तों, इसको 2 से 3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। हालांकि आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, मिति यानी कि महीना, तो मैं से क्या होगा, मार्गशीर्ष, ठीक है। मिति यानी महीना, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। अब आपको यहां पर एक चीज याद रखनी है। देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, अच्छे से आप याद रखना। देखो हमारे यहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि शुक्ल सप्तमी था या कृष्ण सप्तमी था, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि भारतीय रीति रिवाज, भारतीय परंपरा में जितने भी शुभ काम किए जाते हैं वे सभी शुक्ल पक्ष में संपन्न होते हैं। आपने नोट किया होगा, आपने देखा होगा कि ये हमारी भारतीय परंपरा या भारतीय संस्कृति की विशेषता है। अधिकतर शुभ काम हम शुक्ल पक्ष में ही पूरे करते हैं, और इसी क्रम में हमारा संविधान भी लागू हुआ था। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। आपको भी याद हो जाएगा जैसे मुझे याद हुआ, निश्चिंत रहिए, घबराइए नहीं। ठीक है दोस्तों, एक बार नहीं, आप 2 बार देखना वीडियो को, 3 बार देखना, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक बार में कोई भी व्यक्ति संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता दोस्तों। ठीक है, तो आप आराम से पूरा इसको पढ़िएगा, देखिएगा। अब इसके बाद में हम बात करें, एतद द्वारा इस संविधान को, देखो दोस्तों, अंगीकृत किया, अधिनियमित किया और आत्मर्पित किया। आपके सामने ये 3 शब्द है, अंगीकृत किया, अधिनियमित किया, आत्मर्पित किया। ठीक है, तो ये संविधान को अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949। अधिनियमित कब किया गया? 26 नवंबर 1949। आत्मर्पित कब किया गया? 26 नवंबर 1949। याद रखिएगा, तीनों के लिए एक ही डेट आएगी। अब इसको क्रम से लिखना है तो आप इसको पूरा निकाल लें। देखो दोस्तों, अंग हो गया, अधि हो गया और आत्मा हो गया। तो देखिए, ग, ध और मा, अंत में आपको पता है ये अक्षर आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आप अच्छे से याद रख सकते हैं, तीनों इसी क्रम में आपको ये मिल जाएंगे। इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। तो ये तो आपके सामने जो आपकी प्रस्तावना में सामने जो चीजें उल्लेखित हैं उनके संदर्भ में कुछ सवाल हो गए। अभी तो और भी बहुत सारे सवाल हैं जिनके ऊपर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, अब इस प्रस्तावना में यदि मैं बात करूं तो देखो दोस्तों, पूरी इस प्रस्तावना के अंतर्गत कितने शब्द थे, यानी कि मैं ये कह दूं मूल प्रस्तावना कितने शब्दों से निर्मित थी? तो मूल प्रस्तावना 85 शब्दों से निर्मित थी। यदि मैं बात करूं वर्तमान प्रस्तावना, तो वर्तमान प्रस्तावना 88 शब्दों से निर्मित है। अर्थात 3 नए शब्द कौन से जोड़े गए? तो 3 नए शब्द जो जोड़े गए वो मैं आपको बता दूं। एक तो आपका जो है, ये देखिए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द नए जोड़े गए थे। तो मैं इनको यहां पर लिख रहा हूं, कौन कौन से हैं? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता।
3 नए शब्द जोड़े, अर्थात 3 नए शब्द जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ा, संविधान संशोधन। तो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। किस समिति की सिफारिशों पर, तो यह हम बात करें सरदार, मैं यहां लिख देता हूं, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, यानी कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। अब तक संशोधन कितनी बार हुआ, तो देखो दोस्तों, अब तक संशोधन एक बार हुआ है। कितनी बार हुआ है, केवल एक बार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ। यह सवाल बार बार पूछा जाता रहा है और उम्मीद करता हूं इस बार भी देखना इसी प्रकार का सवाल आपके बनेगा। अब देखिए दोस्तों, यहां पर एक बार यदि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हो गया तो अब इसके अतिरिक्त आप अगर सवालों को देखें तो और भी बहुत सारे अन्य सवाल जो आपके बहुत सारे मुख्य सवाल बच जाते हैं। तो यदि मैं उनकी बात करूं कौन कौन से हैं, तो देखो, आपसे एक और सवाल पूछा जाता है कि प्रस्तावना में भारत शब्द का इस्तेमाल कितनी बार किया गया। पटवार में ये एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था। तो मैं आपको बता दूं, प्रस्तावना में भारत शब्द का इस्तेमाल 2 बार किया गया है। हम भारत के लोग भारत को, यानी कि पहली पंक्ति में प्रस्तावना में 2 बार भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसके अतिरिक्त पूरी प्रस्तावना में आप आराम से वीडियो पॉज करके देख लेना, कहीं आपको भारत शब्द का उल्लेख नहीं मिलेगा। इसके अतिरिक्त भारतीय जनता को कितने नामों से संबोधित किया गया, यानी कि जो भारतीय जनता है, जो भारतीय नागरिक हैं, उन्हें प्रस्तावना में कितने नामों से संबोधित किया गया। तो यदि मैं यहां आपसे बात करूं तो भारतीय जनता को 3 नामों से संबोधित किया गया है। कितने नामों से किया गया है, 3। कौन कौन से, अब आप देखिए इधर, आपको एक तो ये लोग शब्द मिलेगा, दूसरा ये नागरिक शब्द मिलेगा और तीसरा आपको ये व्यक्ति शब्द मिलेगा। ये 3 शब्द हैं जिसके द्वारा भारतीय जनता को 3 नामों से संबोधित किया गया है। कौन कौन सा, लोग, नागरिक और व्यक्ति। ठीक है, अब इसके बाद में इससे संबंधित और भी बहुत सारे सवाल हैं। यदि मैं आपसे इससे बात करना चाहूं प्रस्तावना के संदर्भ में, तो देखो दोस्तों, प्रस्तावना लिखी किसने। आपके सामने 2 सवाल काफी महत्वपूर्ण बनते हैं जिनको मैं इधर लिखता हूं। सबसे पहली चीज तो ये आप देखें, एक तो मूल प्रस्तावना किसने लिखी, यानी इंग्लिश में किसने लिखी, तो ये थे आपके प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और हिंदी में किसने लिखी, तो हिंदी में आपके थे वसंत कृष्ण वैद्य। जो महिला सुपरवाइजर का पेपर हुआ था उसमें यही पूछा था कि भारतीय संविधान को हिंदी में किसने लिखा था, वसंत कृष्ण वैद्य ने। और वसंत कृष्ण वैद्य ने ही भारतीय प्रस्तावना को भी हिंदी में लिखा था। दोस्तों, आपको ज्ञात हो 2018 के अंदर आपका महिला सुपरवाइजर का जो पेपर हुआ था, 2019 के अंतर 2019 के स्टार्टिंग में जुलाई में जो पेपर हुआ था, उसमें आपको मैं बता दूं, यहां पर आपको ये विशेष तौर से याद रखने योग्य चीज है। दोस्तों, अब इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे सवाल बनते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन अब ये वीडियो आई थिंक काफ़ी लंबा हो गया है, तो इसका टाइम का चेकआउट कर लिया जाए और फिर हम आगे बात करते हैं। दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के सवालों के संदर्भ में हमने बात की और अब बोर्ड थोड़ा खाली हो गया है, तो अब हम चर्चा करते हैं। देखो दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि ये सवाल RAS 2013 के अंदर आपसे पूछा गया था कि इसे क्रम से लिखिए। इसके पहले भारत शब्द से संबंधित पटवार में पूछा गया। पंथ निरपेक्षता को लगातार 3 बार रीट के एग्जाम में अलग अलग स्वरूप में पूछा है। दोस्तों, ठीक है, इसके संदर्भ में अभी हाल ही में मैं आपको बता दूं, ये न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, जो चारों शब्द लिखा हुआ है, ऐसे न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, यदि मैं बात करूं तो ये चारों के चारों इसी प्रकार सब इंस्पेक्टर अभी जो रिसेंटली 2018 में 7 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था, उसी में ये पूछा गया था। 7 अक्टूबर 2018 में
जो पेपर हुआ था उसमें पूछ लिया कि प्रस्तावना की जो उद्देश्य है, ये क्या है दोस्तों, उद्देश्य, कि इनको सही क्रम से लिखो। तो इस प्रकार का सवाल भी आपके सब इंस्पेक्टर 2018 में पूछा गया। यानी कि रिसेंटली मैं आपको बता दूं 2013 के बाद में, ये 2013 में पूछा गया था आरएस में, इसके बाद में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सभी एग्जाम्स में प्रस्तावना का एक सवाल कंफर्म आपको देखने को मिला ही मिला है। ठीक है, और इस बार हमारे सिलेबस में प्रस्तावना विशेष तौर से उल्लेखित है, तो आप याद रखिए दोस्तों, एक सवाल यहाँ से बनेगा, तो आपको एक सवाल के मार्क्स आपको यहाँ से कंफर्म करने हैं। अब इसी के संदर्भ में आगे हम बात करते हैं, और भी जो सवाल बनते हैं उन पर हम थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं ताकि जल्दी से हमारा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाए। अब इसके अतिरिक्त बहुत सारे सवाल यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखिए, आपसे एक और सवाल पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की, भारतीय प्रस्तावना के अनुसार शासन करने की शक्ति, अंतिम शक्ति किसमें निहित है, या शासन करने की अंतिम शक्ति शासन करने की अंतिम शक्ति किसमें निहित है, या शासन करने की शक्ति किसके पास है, या संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है। तो इन सभी का आंसर एक ही होगा दोस्तों, वो है भारतीय जनता। कौन है दोस्तों, भारतीय जनता या भारतीय लोग। शासन करने की अंतिम शक्ति भी उन्हीं में निहित है, शासन करने की या संविधान की शक्ति का स्रोत भी भारतीय जनता है। संविधान का निर्माण किसने किया, तो वो भी आंसर भारतीय संविधान ही, भारतीय लोग ही होंगे दोस्तों। देखो, संविधान सभा ने अवश्य भारतीय संविधान का निर्माण किया है, लेकिन मैं आपको बता दूं, हम भारत के लोग भारत को, इन जो लाइन प्रस्तावना की जो पहली लाइन है उन शब्दों का अर्थ यही है कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय जनता के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों। अब इसके अतिरिक्त अभी आपसे जो प्रकृति, मैंने आपसे प्रकृति पूछी गई, तो मैंने प्रकृति आपको, भारतीय संविधान की जो प्रकृति मैंने आपको बताई, संपूर्ण पूर्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य दोस्तों। इसके अतिरिक्त आपसे कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि प्रस्तावना को किस शैली में लिखा गया, यानी कि प्रस्तावना को लिखे जाने की जो शैली थी वो कैसी है। देखो दोस्तों, वो इटैलिक शैली है। कैसी शैली है, इटैलिक शैली है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर मैं आपसे कहूं तो प्रस्तावना के संदर्भ में काफी चर्चित जो वाद है वो दो वाद है। ठीक है, एक तो आपसे पूछा जाता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय किस वाद में, किस मामले में सुनाया था, किस वाद के अनुसार भारतीय प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, किस वाद के अनुसार भारतीय प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। आपसे ये एग्जाम न जाने कितनी बार ये एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा गया है दोस्तों, और आपको याद रखना है बेरूबारी यूनियन वाद। बेरूबारी यूनियन वाद 1960 में, बेरूबारी यूनियन वर्सेज एक्सचेंज ऑफ इंडिया। अब इसके बाद में एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव। इसके बाद में हम बात करें किस वाद में कहा गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है। तो यदि मैं बात करूं कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है, ये केशवानंद भारती वर्सेज भारत संघ मामला 1973 इसमें कहा था। ठीक है, केशवानंद भारती वर्सेज, जिसको हम केरल राज्य भी कहते हैं दोस्तों। देखो, पहले इन्होंने अपने स्टेट के खिलाफ अपील दायर की थी और हाई कोर्ट के बाद में मामला कहाँ गया, सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो केशवानंद भारती वर्सेज भारत संघ मामला हो गया था। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो, आपका आंसर यही होगा। कब हुआ, 1973 में। यानी कि मैं आपको बता दूं, इस जो केस है केशवानंद भारती वर्सेज भारत संघ मामला, अब तक भारतीय संवैधानिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन इसी के अंदर सारे सुनाए गए थे। और इसकी जो फैसला आया था वो आया था 24 अप्रैल 1973।
यानी कि यदि 9वीं अनुसूची में भी कोई संशोधन करना है, 9वीं अनुसूची में यदि किसी कानून को जोड़ा गया है और उसकी न्यायपालिका समीक्षा करेगी, तो वो भी 24 अप्रैल 1973 के बाद जोड़े गए सभी कानूनों की न्यायिक समीक्षा आपका जो है सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो ये 24 अप्रैल 1973 डेट काफी इंपॉर्टेंट है, इसका भी थोड़ा याद रखना आप। अब देखिए यहां पर हमारे जो सवाल बनते हैं मोटे मोटे तौर पे आपको ये समझना है, केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य मामले में क्या कहा। केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है एवं प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि प्रस्तावना और संविधान का निर्माण साथ साथ हुआ है। लेकिन संसद प्रस्तावना एवं संविधान के मूलभूत ढांचे में प्रतिकूल संशोधन नहीं कर सकती है दोस्तों। तो यहां आपको ज्ञात हो, जो संसद है वो संविधान के मूलभूत ढांचे में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिकूल संशोधन नहीं कर सकती दोस्तों। तो यदि हम बात करें तो इसके बाद में अभी हम इसकी जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में भी चर्चा हम करेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आपको ये दो ही वाद याद रखने हैं, हालांकि ऐसे बहुत सारे वाद हैं। यदि आपको और अधिक विस्तृत जानकारी से पूरी प्रस्तावना पढ़नी है तो मैं आपको बता दूं, पूरी प्रस्तावना लगभग 2 घंटे की पूरा लेक्चर है। ठीक है, 2 घंटे का हमारा जो संपूर्ण भारतीय संविधान की श्रृंखला है उसमें हम इस प्रकार के जो संपूर्ण पूरा डिटेल में जो यूपीएससी आरएस के हिसाब से एग्जाम्स होते हैं उसके हिसाब से हम वहां डालेंगे। लेकिन हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही पढ़ना है जितना हमारे लिए आवश्यक है दोस्तों। और अगर आप फिर भी और अधिक जानकारी जानने की इच्छुक हैं, प्राप्त करने की इच्छुक हैं, तो आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। लेकिन अभी हम इसके संदर्भ में, पृष्ठभूमि के संदर्भ में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जहां से अमूमन आपके सवाल बनते रहे हैं, बनते जाते हैं कि प्रस्तावना का आधार क्या है। प्रस्तावना का आधार दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव है। क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव। अब उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। कहां प्रस्तुत किया? तो इन्होंने संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया था। कब प्रस्तुत किया? तो इसकी बात हम बात करें तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, इसके अतिरिक्त ये पारित कब हुआ या इसको जो है स्वीकृति कब प्राप्त हुई? तो वो प्राप्त हुई थी 22 जनवरी 1947 को। अब आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि उद्देश्य प्रस्ताव में कितने उद्देश्यों का वर्णन था? तो इसमें उस समय 8 उद्देश्य बताए गए थे दोस्तों। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना आधारित है दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद में प्रस्तावना के संदर्भ में कुछ छोटे मोटे सवाल और बनते हैं जिनके ऊपर हम यहां चर्चा कर लेते हैं। देखो, मैं अगर सीधा कहूं प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली किसने कहा? तो राजनीतिक कुंडली आपके के.एम. मुंशी साहब ने कहा है कि प्रस्तावना क्या है? राजनीतिक कुंडली। हम बात करें प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है, ये किसने कहा? तो ये मैं आपको बता दूं, ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। यदि मैं आपसे बात करूं कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, क्या है? परिचय पत्र। तो परिचय पत्र पालकीवाला ने कहा था दोस्तों। किसने कहा था? पालकीवाला ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा था। इसके अतिरिक्त भी अनेक विद्वानों ने, अर्नेस्ट बार्कर ने कुंजी नोट की संज्ञा दी थी। बहुत सारे विद्वान हैं जो हमारे भारत के भी हैं जिन्होंने विभिन्न प्रकार की जो यहाँ संज्ञाएं दी हैं। मैं समझ रहा हूँ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने, मैं आपको बता दूँ, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। आप कहते हैं सर जवाहरलाल नेहरू ने, बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू ने भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आत्मा की संज्ञा दी थी, लेकिन उससे पहले ही ठाकुरदास भार्गव ने इसे
जो है आत्मा की संज्ञा दे दी थी, और वर्तमान में जब भी एग्जाम में पूछा जाता है तो यही दोस्तों आपका आंसर राइट होता है। तो आप इसको विशेष तौर से थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको प्रस्तावना से संबंधित जितने भी सवाल हैं वो सारे क्लियर हुए होंगे कंसेप्ट के साथ। हमें दोस्तों सही और सटीक पढ़ना है, कम पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई टॉपिक है तो हमें जो है ग्रेजुएशन लेवल पे जाके बिल्कुल डीप में पढ़ना है, जी नहीं। एक बार आप बेसिक आप क्लियर कर लीजिए, आपका जो आपके बेसिक सब्जेक्ट में, जब हर विषय वस्तु में, हर विषय के अंदर आपको जो बेसिक्स पॉइंट्स आपके दिए गए हैं, सब्जेक्ट में टॉपिक्स दिए गए, आप उनको एक बार पूरा अवश्य पढ़ें। आप किसी एक विषय के भरोसे कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते दोस्तों। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना चाहिए कि आपको सभी विषयों को समान रूप से समय देना है और एक एक विषय को आपको क्लियर करते हुए चलना है, और कम से कम 2 से 3 बार आपको अवश्य पढ़ना है। देखो दोस्तों, यदि आप सिलेक्शन देना चाहते हैं तो आपको 2 से 3 बार पढ़ना जरूरी है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा जो है क्लास का समापन संपन्न हो गया है। यदि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक और कमेंट में कतई कंजूसी नहीं बरतें, आप पूर्ण रूप से सपोर्ट करें, जिससे हम और भी बेहतरीन तरीके से वीडियोस लेकर आते रहें। संविधान की संपूर्ण श्रृंखला हालांकि हमने चला रखी है, तो उसमें भी आप सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित रहेगा। आप जितने अच्छे कमेंट्स और लाइक करेंगे, हमें उतना ही अधिक प्रोत्साहन मिलता रहेगा और हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे, जिससे आपको फ्री ऑफ एजुकेशन के माध्यम से बेहतरीन चीज़ें आपको उपलब्ध करवाई जाएंगी मेहरिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे हम। थैंक यू।